आज की ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम खंडवा है। खंडवा, जो ये नहीं जानते उनको बता दें कि खंडवा ये वही जगह है जहाँ मशहूर बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार की पैदाइश हुई। किशोर कुमार इसी खंडवा के रहने वाले थे। ये कहानी उसी खंडवा की है। साल था 2010। साल 2010 में एक एसपी का बालाघाट से ट्रांसफ़र होता है खंडवा के लिए। एसपी का नाम था हरिकिशन। ये एसपी बालाघाट से आते हैं, खंडवा में अपनी ड्यूटी संभालते हैं। इनका वक्त अभी 2 से 3 दिन ही गुजरा था कि इसी बीच एक इंस्पेक्टर के द्वारा इन्हें एक फ़ाइल दी जाती है और उस फाइल पर एसपी साहब की सिग्नेचर चाहिए थी। और सिग्नेचर इसलिए कि इस केस को बंद किया जा रहा है, यानी एक केस को बंद करने के लिए एसपी साहब की सिग्नेचर चाहिए और एसपी साहब अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो केस बंद हो जाएगा। एसपी साहब वो फाइल लेते हैं। फाइल लेने के बाद जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि ये केस लगभग 7 सालों से पेंडिंग था। 7 सालों में इस केस का कुछ नहीं हुआ और ये केस एक गुमशुदा व्यक्ति का केस है। उस केस के फाइल को जब वो हाथ में लिए तो सिग्नेचर करने से पहले वो ये सोचे कि इस केस को बंद करने से पहले थोड़ा सा इस पर पढ़ लूँ कि आखिर क्या वजह है कि ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। वो उस फाइल को खोलते हैं, लगभग 1 पेज से 2 पेज तक पढ़ते हैं। इतने में उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगती है उस केस के बारे में जानने के लिए। वो और पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते उन्हें सब मिलाकर ये समझ में आया कि एक केस, एक व्यक्ति की गुमशुदा होने का केस ये है और ये केस में लगभग 7 साल बीत जाते हैं और इस केस का कोई भी क्लू या कोई भी ऐसा पक्ष सामने नहीं आता जिससे ये पता लग सके कि आखिर इस व्यक्ति का हुआ क्या। वो केस पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि लगभग 10 से ज़्यादा टीमें इसमें तफ्तीश कर चुकी हैं, इसमें सब कुछ अपना जोर आजमा चुकी हैं, लेकिन इस केस का कुछ नहीं होता है। सीआईडी, सीबीआई, सीबीसीआईडी और पुलिस की अलग अलग लगभग 10 टीमें इस केस में लगी रहती हैं, लेकिन इस केस का कुछ भी नहीं होता। असल में ये कहानी जो थी वो थी साल 2003 की। 16 अक्टूबर साल 2003 को एक लेडी जाती है थाने में और एक एफआईआर कराती है और वो एफआईआर में लिखती कि उसका पति, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, बीडीओ है, वो लगभग 2 से 3 दिन से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद एफआईआर लिखा जाता है और उसके बाद फिर उसका जो भाई होता है, ऑफिसर का भाई, वो भी जाता है थाने में, थोड़ा प्रेशर डालता है कि उसका भाई लगभग 2 से 3 दिन तक गायब है और इसमें मुझे कुछ साजिश लग रही है। पुलिस ये सुनती है, उसके बाद पुलिस खोजबीन करती है, पुलिस की अलग अलग टीमें इस केस में तफ्तीश करती हैं, लेकिन इस केस में कुछ भी पता नहीं चलता। केस एक लेवल पे आता और उसके बाद वहीं से अटक जाता कि आखिर वो व्यक्ति गया कहाँ। धीरे धीरे करते करते वक्त बीतता है, 7 साल गुजर जाता है। साल 2010 में एक नए एसपी आते हैं, एसपी हरिकिशन। वो उस एरिए में आते हैं, खंडवा के इलाके में, और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद उन्हें ये फाइल थमा दी जाती है बंद करने के लिए। जैसे ही वो सारी फाइल पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस केस की तफ्तीश एक मरतबा मैं खुद कर लूँ। वो देखते हैं कि इसमें 6 से 7 लोग सस्पेक्ट पाए जा रहे हैं जिनके ऊपर शक है, क्यों ना उनको बुलाकर पूछताछ की जाए। जब वो अपने जूनियर ऑफिसर से कहते हैं उन्हें बुलाया जाए तो वो बताता है कि इस केस में उन सभी से पूछताछ हो चुकी है पहले से, तो उसमें कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया कि इस केस में कोई भी क्लू मिले या फिर कोई भी ऐसा सस्पेक्ट हो जिसको हम ज़ीरो इन कर सकें। अब पुलिस के ये कहने पे एसपी साहब फिर थोड़ा सा सोच में पड़ते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि अच्छा उनको बुलाओ। उसकी पत्नी, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर की जो पत्नी थी रेखा, उसे बुलाया जाए। उसको बुलाने के लिए जब ऑफिसर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो उस घर से कुछ दूरी पर रहती है जहाँ पर एक नई शादी वो कर चुकी है और वो उसी के साथ रहती है, और वो जिससे शादी की है वो उसी फॉरेस्ट ऑफिसर प्रसन्न कुमार का ड्राइवर है। प्रसन्न कुमार मिश्रा का ड्राइवर, जिससे उसकी पत्नी शादी कर लेती है। एसपी साहब को जैसे ही ये पता चलता है, एसपी साहब को शक ज़्यादा होने लगता है। वो तुरंत इन लोगों को बुलाने को कहते हैं। पुलिस उनके यहाँ जाती है और रेखा के जो उस वक्त के पति सैयद साहब अली,
यानी उस ऑफिसर प्रसन्न कुमार मिश्रा के ड्राइवर सैयद साहब अली और रेखा को जब पुलिस थाने में लेकर आती और उसके बाद एसपी साहब उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में ना तो सैयद साहब अली से कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उस पर शक जाए, ना तो रेखा से। लेकिन जब रेखा की शादी प्रसन्न कुमार से हुई थी, उस वक्त प्रसन्न कुमार मिश्रा से रेखा का एक बेटा था। रेखा का बेटा जो जिस वक्त प्रसन्न कुमार गायब हुए थे, उस वक्त उसकी उम्र 1.5 से 2 साल के करीब थी। अब एसपी साहब अचानक उस बच्चे की तरफ जाते हैं, उसे खिलाते हैं, थोड़ा मोड़ा पूछताछ करते हैं बहाने बहाने से। तो इसी बीच बच्चा कुछ ऐसा बोल जाता है जिसकी वजह से एसपी साहब श्योर हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो मामला है इन दोनों का प्रसन्न कुमार की गुमशुदगी में। और वो बच्चा ये कहता है कि अक्सर ये साहब अली जो है, इशारा करके कि जो साहब अली है वो जब भी नाराज़ होता है या गुस्सा होता तो वो एक बात हरदम बोलता है मुझसे, और वो बात ये होती है कि वो अक्सर कहता है कि जो तुम्हारे पिता के साथ मैंने किया है वही हाल तुम्हारा भी करूँगा। और जब भी वो गुस्सा होता था यही बात बोलता। जैसे ही एसपी साहब उस बच्चे की ये बात को सुनते हैं, तुरंत रेखा को बुलाते हैं। रेखा अंदर आती, एसपी साहब पहले उससे नरमी से पूछताछ करते हैं, लेकिन रेखा इस बात को डिनाई करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी बीच एसपी साहब थोड़ा गुस्सा में आ जाते हैं और उसके बाद उस पर ज़्यादा जोर डालते हैं, तो फिर वो कुछ उगलती। उसके बाद फिर बुलाया जाता है रेखा के बरवक्त के पति सैयद साहब अली को, और सैयद साहब अली को प्रेशर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो एक कहानी सामने निकल कर आती है, और वो कहानी ये होती है कि एसडीओ प्रसन्न कुमार जो थे वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। एसडीओ साहब का ड्राइवर सैयद साहब अली अक्सर उन्हें इधर उधर लेकर आया जाया करता था। फैमिली वालों को भी वो कभी कभी फैमिली वालों को भी उनके मैके या ननिहाल जहाँ पे भी जाना रहता ये लेकर जाया करता। इसी बीच काफ़ी अरसे तक जब इन दोनों की बॉन्डिंग होने लगी तो रेखा और सैयद साहब अली के बीच एक रिश्ता बनने लगा। इन दोनों के बीच अफेयर होने लगा। धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। वक्त बीतने के बाद एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब इन दोनों की बीच की एक बॉन्डिंग इस हद तक जाने लगती है कि ये दोनों खुलेआम एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन इसमें एक रोड़ा था, अब वो रोड़ा था एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा। एसडीओ प्रसन्न कुमार के रहते ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते थे। इसीलिए एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा की जो पत्नी रेखा थी वो सैयद साहब अली से एक बात कहती है, और वो कहती है कि एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग एक साथ खुलेआम रह सकते हैं। अब ये जैसे ही सैयद साहब अली सुनता है वो तुरंत अपने मिशन पर लग जाता है, पूरी प्लानिंग करना शुरू कर देता है। एक दिन एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे। उसी बीच सैयद साहब अली और उसका भाई सैयद करामत अली, ये दोनों एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा की ऑफिस में जाते हैं। और उसके बाद फिर सैयद साहब अली उस कुर्सी के पीछे जाता है जहाँ पर प्रसन्न कुमार बैठे होते हैं, और एक रस्सी से उनकी गर्दन में एक रस्सी डालता है और पीछे से वो टाइट उनकी गर्दन कसने लगता है। प्रसन्न कुमार छटपटाते हैं तो उसका भाई करामत अली उसका पाँव पकड़ता है, और उसके बाद प्रसन्न कुमार कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं और पूरा जोर लगा के सैयद साहब अली उनके गले पर एक ऐसा वार करता है, एक रस्सी को इस तरीके से जकड़ता है कि प्रसन्न कुमार की वहीं जान निकल जाती। अब कत्ल तो हो गया, लेकिन अब इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें क्या करना था, वो लोग इस चीज़ की तैयारी बहुत पहले से कर चुके थे। वो करते हैं कि सैयद करामत अली स्कूटर चलाता है और बीच में प्रसन्न कुमार मिश्रा को इस तरीके से बैठाया जाता है कि वो जिंदा है या शराब के नशे में, और पीछे सैयद साहब अली बैठ जाता है। अब वो लेकर जाते हैं उस खंडवा के ऐसे एरिया में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एक ओवर ब्रिज जा रही थी और नीचे रोड बन रहा था। तो इन्होंने पहले से यह तय कर रखा था कि इस बॉडी को इस तरीके से ठिकाने लगाना है कि जिंदगी खत्म हो जाए, किसी को ये लाश दोबारा मिले ना। अब उसके बाद फिर वो देखते क्या है
कि एक गड्ढा जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो गड्ढा लगभग 18 फीट गहरा, जहाँ से एक पिलर उठना था और फिर उसके ऊपर से ओवरब्रिज जानी थी। रात का अंधेरा था, ये लोग उधर जाते हैं और उसके बाद प्रसन्न कुमार मिश्रा की लाश को वो उस गड्ढे में उतारते हैं और उतारने के बाद फिर मिट्टी से एक लेयर बनाते हैं और उसे ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर वो वहाँ से निकलते हैं और वापस से वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब ये करने के बाद रेखा और सैयद साहब अली ये लोग छिप छिपा कर एक दूसरे के साथ रहते रहे, वक्त बिताते रहे और इनका ये प्लान था कि जब तक ये केस बंद नहीं हो जाता तब तक हम लोग छिप के मिलेंगे, ताकि जो भी प्रसन्न कुमार मिश्रा की पेंशन वगैरह है वो ठीक ठाक हम लोग को मिलती रहे। इसीलिए अभी तक ये अपने रिश्ते को छिपाए हुए थे। लेकिन इस केस को बंद करने में अभी 1 से 2 महीना जो बचा था, यानी 7 साल पूरे होने में 1-2 महीना बचा था, इसी बीच नए एसपी आ जाते हैं। एसपी साहब इस केस को दोबारा ओपन कर देते हैं और उन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि अब ये केस बंद हो चुका है और वो लोग साथ में रहने लगे। इसी तरह से फिर जब सैयद साहब अली ने अपनी ये सारी कहानी, सारी स्टोरी सुनाई पुलिस को, तो उसके बाद फिर उसके भाई सैयद करामत अली को गिरफ्तार किया गया। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद फिर अदालत में पेश किया जाता है। लोअर कोर्ट एक फैसला सुनाती है, वो फैसला इनकी उम्र कैद की होती है। यानी रेखा, सैयद साहब अली और सैयद करामत अली, ये तीनों लोगों को अदालत ताउम्र की सज़ा सुना देती है। ताउम्र, ये जब तक इनकी ज़िंदगी बाकी रहेगी ये जेल में रहेंगे। फिर ये इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इनकी सज़ा को बरकरार रखा। तो इस तरीके से हाई कोर्ट ने भी इनका जो केस था उसको उसी तरीके से बरकरार रखा जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। ये थी आज की एक ऐसी कहानी जिसमें 9 साल के बच्चे से एक ऐसी बात निकल के सामने आ जाती है जिसकी वजह से 7 साल से पेंडिंग ये केस अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। लगभग साल 2003 में ये कत्ल होता है। उसके बाद ये कत्ल चलता है साल 2010 तक, 7 साल तक इसमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन साल 2010 में एसपी साहब की क्यूरियोसिटी, एसपी साहब की जो ईमानदारी इस केस में थी, उसकी वजह ये थी कि इस केस में एक फ़ैसला आया जो कि साल 2013 में अदालत ने सुनाया और वो फैसला ये था कि तीनों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।